रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहन ने अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड गुनीत से लव मैरिज की थी। रोहन की माँ बबीता अपनी बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। अक्सर ही किसी न किसी बात पर उसे खूब खरी खोटी सुनाया करती थी। पर गुनीत एकदम मस्त स्वभाव की लड़की थी, जो कभी भी अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन गुनीत तेज आवाज में गाने लगाकर घर का काम कर रही होती है। तभी वहाँ बबीता आती है और उसे बोलती है, ए पागल पंजाबन बहू, क्या कर रही है ये तू? मम्मी जी क्यों इतना जोर से बोल रही हो? आप ठीक तो हो ना? मुझे समझ नहीं आता, तू काम अपने हाथों से करती है या इन गानों से करती है? कपड़े धोने हैं तो गाना बजा दिया, खाना बनाना है तो गाना बजा दिया, सफाई करनी हो तो गाना बजा दिया। हर मौके पर गाने क्यों बजाती रहती है? अरे मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि हम पंजाबी हैं। बिना नच्चे टप्पे तो कोई काम करते ही नहीं है। अरे तू इस घर की बहू है, समझी? थोड़ा तमीज से पेश आया कर, ये सब तुझे शोभा नहीं देता। तमीज से काम किया कर, समझी? नहीं तो गानों की जगह तुझे बजा दूंगी। इतना बोलकर बबीता वहाँ से चली जाती है और गुनीत वापस से अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, जिसके बाद गुनीत रोहन से बोलती है, सुनिए जी, सर्दियाँ आ गई हैं, यानी कि जनवरी में अब लोहड़ी भी आएगी और मैं इस बार लोहड़ी अपने ससुराल में मनाना चाहती हूँ। हर साल आप मुझे मेरे मायके भेज देते हैं, लेकिन इस बार मैं लोहड़ी यहीं पर मनाऊंगी। गुनीत, जैसा तुम्हारा दिल करे तुम यही मनाना। अपने मम्मी पापा को इस बार यही बुला लेना, इसी बहाने वो आ भी जाएंगे। जी जी ठीक है। तभी वहाँ बबीता आती है और बोलती है, ये क्या प्लानिंग चल रही है तुम दोनों की? मैंने सब सुन लिया है। अच्छा हुआ माँ जी कि आपने सुन लिया। मैं यही कह रही थी कि इस बार लोहड़ी मैं यहीं पर सेलिब्रेट करूंगी। नहीं, कभी नहीं। पर क्यों माँ, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत ही दिक्कत है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये लव मैरिज हुई है। पता भी है कितने रिश्तेदार अब भी नाराज बैठे हैं। फिर भी मैंने तेरी खुशी के लिए इस लड़की को अपना लिया, पर अब मैं ये लोहड़ी नहीं मनाने दूंगी तुम्हें। पर मम्मी जी, दिक्कत क्या है मनाने में? अरे ना हम जानते हैं, ना कभी मनाया, और ना ये हमारा त्योहार है, तो हम नहीं मनाएंगे। बहू, तुझे मनाना है तो तू अपने परिवार वालों के पास जाकर मनाया, और वहाँ वैसे भी तेरे जैसे और लोग होंगे। अब इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी। बबीता की बात सुनकर गुनीत उदास हो जाती है, पर बबीता को कोई जवाब नहीं देती और मन ही मन में बोलती है, मम्मी जी, हूँ तो मैं आपकी बहू, जो सोच लिया वो करके ही दम लूंगी। अब लोहड़ी तो मैं अपने ससुराल में ही मनाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। ये सोचकर गुनीत मन ही मन मुस्कुराने लगती है और बबीता भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और गुनीत अपनी लोहड़ी मनाने की तैयारियों में लग जाती है। एक दिन वो अपनी सास के साथ घर के आंगन में काम कर रही थी। तभी गुनीत बोलती है, मम्मी जी, आपको पता है हर त्योहार का कोई न कोई मतलब होता है। जैसे दीपावली यानी कि दीप, रोशनी, और रक्षाबंधन यानी कि भाई बहन की रक्षा का बंधन। हाँ तो फिर? तो माँ जी, वैसे ही लोहड़ी का भी कोई मतलब होता है। आपको पता है, ये त्योहार फसलों के कटने की खुशी में मनाया जाता है। और लोह यानी कि लोहा, यानी कि लोहे का तवा, जिस पर हम रोटी बनाते हैं। और रोटी किसकी बनती है? गेहूं की, मक्के की, बाजरे की। तो ये त्योहार भी उन्हीं का प्रतीक है। तो तुम मुझे क्यों बता रही है ये सब? ताकि आप ये समझ सके कि ये कितना प्यारा त्योहार है। साथ में इसमें हम सूर्य देव को जल भी चढ़ाते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। बच्चे पतंगे उड़ाते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, कितना कुछ होता है। देख गुनीत, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ कि हम लोहड़ी नहीं मनाएंगे तो नहीं मनाएंगे। तू चाहे कुछ भी कह ले, मैंने तुझे मनाने से मना नहीं किया, पर तू मुझे और मेरे बेटे को इन सब में मत घसीट। गुनीत अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती। लेकिन गुनीत भी कहाँ हार मानने वाली थी, वो अपनी तैयारियों में लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन गुनीत रोहन के साथ मार्केट में शॉपिंग के लिए जाती है, जहाँ लोहड़ी के त्योहार के आने की खुशी में बाजार में तरह तरह के पंजाबी सूट, फुलकारियाँ और रेशमी परांदे आए हुए थे।
जिनको देखकर गुनीत रोहन से बोलती है। रोहन जी देखो ना, कितने सुंदर सूट हैं, परांदे हैं, कितना कुछ है। गुनीत बहुत सुंदर है। मुझे भी लेना है। तो मना किसने किया है, ले लो जी। मम्मी जी के लिए भी ले लेती हूँ। इस बार लोहड़ी पर उन्हें मैं एकदम पंजाबी कुड़ी की तरह तैयार करूंगी। जो तुम्हारा दिल करे वो करो गुनीत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपका साथ ही तो मेरा हौसला है, और मैं इस बार मम्मी जी को भी ना लोहड़ी पर अपनी साइड कर ही लूंगी। मुझे पक्का यकीन है, देर से ही सही मगर वो मान जाएंगी। बिल्कुल मान जाएंगी। अब जल्दी से सामान ले लो, माँ घर पर वेट कर रही होंगी हमारा। रोहन की बात सुनकर गुनीत जल्दी से सामान लेने लगती है। गुनीत सुंदर सुंदर सूट, फुलकारियाँ, जूतियाँ, चूड़ियाँ और भी कई चीजें लेती है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी घर आते हैं और बबीता बोलती है, अरे इतनी भी क्या जल्दी थी आने की, और थोड़ी देर लगा देनी थी बाजार में। वो मार्केट में थोड़ी भीड़ थी ना मम्मी जी, इस वजह से लेट हुआ। हाँ, और कोई बहाना है तो वो भी बता दो। मम्मी जी गुस्सा मत होइए, देखिए मैं आपके लिए कितना सुंदर सूट लाई हूँ, और भी बहुत कुछ लेकर आई हूँ। हम एक साथ लोहड़ी पे दोनों सूट पहनेंगे, देखना पूरे मोहल्ले में हम दोनों सास बहू ही चमकेंगे। गुनीत, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? जब मैंने कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं है तो फिर क्यों ये सब कर रही है? एक बार में समझ नहीं आता क्या तुझे? तुझे कहा है ना कि जाकर अपने परिवार वालों के साथ मना ले यह त्योहार, पर नहीं, तुझे तो कोई बात समझ ही नहीं आती। आज के बाद अगर तूने नाम भी लिया ना इसका, तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हम सब एक परिवार हैं। ये तेरा मेरा क्या होता है, जो है हमारा है। गुनीत इस परिवार का हिस्सा है, तो ये त्योहार भी हमारा है और मैं गुनीत के साथ हूँ। तो ठीक है, रह तू अपनी बीवी की साइड, मुझे क्या बता रहा है? वैसे भी पसंद करते टाइम कौन सा तूने मुझसे पूछा था कि कैसी है कैसी नहीं, तो अब अपना फैसला क्यों बता रहा है? इतना बोलकर बबीता गुस्से में लाल पीली होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं गुनीत को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपनी सास को कहना छोड़ देती है। बस चुपचाप अपने कामों में लगी रहती है। दिन गुजरते हैं और लोहड़ी का त्योहार आता है। गुनीत अकेले ही सारी तैयारी करती है। शाम को गुनीत अच्छे से तैयार होती है, साथ ही उसके परिवार वाले भी उसके ससुराल आते हैं। फिर सब मिलकर लोहड़ी के पवित्र अग्नि को जलाते हैं और गोल घेरा बनाकर और नाचना गाना शुरू करते हैं। बबीता दूर से ही ये सब देख रही थी। तभी गुनीत उसके पास जाकर बोलती है, मम्मी जी, आपको मैंने उस दिन लोहड़ी का मतलब समझाया था। ये फसलों का त्योहार है, वो फसलें जो हमारा पेट भरती है, हमारी भूख मिटाती है। उसे उगाने वाला किसान चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई भी हो, उससे फसल थोड़ी ना बदल जाती है। हर दाना एक जैसा ही होता है। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी के गेहूं के दाने मैं मिलाकर आपको दे दूं, तो क्या आप उनमें से दाने अलग कर पाएंगी? नहीं ना, फिर ये गुस्सा किस काम का है? गुनीत की बात सुनकर बबीता कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो गुनीत का लाया हुआ सूट पहनकर और परांदा लगाकर रेडी होकर आती है और सबके साथ लोहड़ी के जश्न में शामिल होती है। और आखिरकार गुनीत अपनी सास के दिल में तेरा मेरा का पेड़ काटकर सब हमारा है का पौधा लगा ही देती है और खुशी खुशी लोहड़ी का त्योहार मनाती है। महिमा एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और अनाथ लड़की थी। वो अपना पेट पालने के लिए जगह जगह एक ओपन गाड़ी में दूध बेचा करती थी। उसकी खूबसूरती देखकर लोग उससे ज्यादा दूध खरीदा करते थे। ऐसे ही मोहन नाम का आदमी उसके पास आता है, जो उसे बस देखता ही रह जाता है। तभी महिमा उससे बोलती है, क्या हुआ अंकल, कुछ चाहिए क्या? अरे अंकल किसको बोला तूने? आपके अलावा तो मुझे कोई दिख नहीं रहा यहाँ अंकल, तो आप ही को कहा होगा ना? हाँ, ये लो, शाम को 8 बजे इसी पते पर मिलना। मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा और मुझे कॉल करना मत भूलना। मोहन की बातों से महिमा के दिल में लालच जग जाता है। वो शाम को अच्छे से ड्रेस पहनकर मोहन को कॉल करती है और थोड़ी देर बाद मोहन का ड्राइवर उसे कार में बिठाकर उसके घर ले जाता है,
जहां उसका आलीशान घर देखकर महिमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी मोहन वहां आता है। वाह, इतना बन के रहते हो अपने घर में, अच्छे दिख रहे हो। हाँ, आओ बैठो यहाँ। और बताइए, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? कोई खास वजह या बस यूं ही? वजह भी है और दस्तूर भी है, सब बता दूंगा। थोड़ा सब्र करो, बहुत लंबी शाम है अभी। अच्छा, तो ये बात है। गजब लगती हो तुम, बहुत पसंद करता हूँ मैं तुम्हें और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें अपनी। तो बना लो ना फिर मुझे अपनी रानी, रोका किसने है? दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और अपने प्यार भरे पल को एंजॉय करते हैं। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और महिमा मोहन के पैसों पर खूब ऐश करती है और थोड़े दिन बाद उसका मन भर जाता है और वो धीरे धीरे मोहन से दूरियां बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाती है और एक नई जगह जाकर अपनी नई दुनिया बनाती है और वहाँ पर भी अपना दूध बेचने का काम फिर से शुरू कर देती है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और एक सुबह महिमा अपनी ओपन गाड़ी लेकर दूध बेचने के लिए निकल जाती है। रास्ते में सामने से बाइक पर आ रहे पीयूष नाम के लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है और पीयूष गुस्से से तिलमिला जाता है और उससे बोलता है, अबे साले अंधा है क्या? दिखता नहीं है तुझे? मेरी नई बाइक को ठोक दिया। अबे अंधा तो तू है और दिमाग भी खिसका हुआ है तेरा। अबे दिखता नहीं है क्या? रॉन्ग साइड में गाड़ी लेकर आ रहा है, ऊपर से मुझे ही सुनाया जा रहा है। पीयूष महिमा को जब देखता है तो एक टक उसे देखता ही रह जाता है। अरे इससे एक बार तो क्या, बार बार अपनी बाइक ठुकवा लूं। क्या कमाल की चीज है ये। सॉरी, आप सही कह रहे हैं, मैं ही रॉन्ग डायरेक्शन में था। ये स्क्रैच तो ऐਵੇਂ ही है, ठीक हो जाएगा। आपको तो कहीं नहीं लगी ना? अगर लगी है तो डॉक्टर के पास ले चलूं? अरे नहीं, मैं तो एकदम चकाचक हूँ। और हाँ, आगे से अपनी ये फटफटिया ना एकदम राइट साइड में चलाना। मैं तो बख्श के जा रही हूँ, कोई और आया ना तो चमका देगा। फिर मत कहना कि महिमा ने बताया नहीं। थैंक यू, अपने नाम की तरह ही मुझ पे महिमा करने के लिए। वैसे मेरा नाम पीयूष है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पीयूष महिमा के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और उसे फॉलो करना भी शुरू कर देता है। महिमा ये सब नोटिस करने लगती है और एक दिन वो उसे कहती है, क्या है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? कोई बीमारी है क्या तुम्हें जो मुझे फॉलो कर रहे हो? बीमारी थी तो नहीं, पर लगता है अब लग गई है मुझे। अरे बीमारी लगी है तो डॉक्टर के पास जाओ ना, खाली फोकट मेरे पीछे अपनी फटफटिया लेकर घूम रहे हो। दवा भी तुम हो और मर्ज भी तुम हो। जब से तुम्हें देखा है तो मेरा दिल तुम्हारे लिए पागल हो गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। एक कान के नीचे लगाऊंगी ना तो ये प्यार का सारा भूत निकल जाएगा। आया बड़ा रांझा। प्लीज यार, जितना समय लेना है उतना लो। तुम मुझे अच्छे से समझो, बस मना मत करो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। चल तो फिर ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ मैं तुझे। अगर तूने मुझे इम्प्रेस कर दिया तो प्रपोज भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा शादी कर लेंगे फिर हम। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। पीयूष और महिमा एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, जिसके बाद वो महिमा को प्रपोज करता है और महिमा भी हंसते हंसते उसे हाँ कर देती है। दोनों एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और पीयूष उसे अपने घर ले जाता है। पीयूष के घर में उसके पिता के अलावा कोई और नहीं रहता था। ऐसे ही कुछ दिन बाद पीयूष के पिता जब घर वापस लौट कर आते हैं तो उनको देखकर महिमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मोहन था, जिसे महिमा धोखा देकर भाग आई थी। पीयूष मोहन को अपनी पत्नी से मिलवाता है और मोहन बिना कुछ कहे गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी पीयूष उसके कमरे में जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ पापा? आप बहुत गुस्से में लग रहे हो। आपको महिमा पसंद नहीं आई क्या? अरे इतनी भी क्या जल्दी थी शादी करने की?
जो अपने बाप तक का इंतजार नहीं किया। कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। सॉरी पापा, मैंने अपनी मन मर्जी चलाई, पर महिमा बहुत अच्छी लड़की है पापा, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आप प्लीज नाराज मत हो पापा। अपने बेटे की खुशी और प्यार के चलते मोहन चुप रह जाता है और उसे महिमा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। पर महिमा को देखकर मोहन की नीयत फिर से खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन पीयूष को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, जिस बात का फायदा उठाकर मोहन महिमा के कमरे में जाता है और पीछे से जाकर उसे हक कर लेता है। आज भी तुम में उतनी ही कशिश है जितनी पहले थी, बल्कि 1-2% ज्यादा ही है। मेरा ना ज्यादा दिमाग खराब मत करो। जो भी हुआ वो सब अतीत था जो बीत चुका है, और मैं पीयूष से प्यार करती हूँ। वो मेरी जिंदगी है और तुम दूर रहो मुझसे। महिमा उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। दिन पर दिन मोहन की बदतमीजियाँ बढ़ने लगती है, जिसके चलते महिमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक रात जब पीयूष सो रहा होता है, तब वो अपने हाथों में दूध का गिलास लिए, जिसमें उसने पहले से ही जहर मिलाया होता है, लेकर मोहन के कमरे में जाती है। मुझे पता था जान कि तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। बेशक, सारे पल एंजॉय करेंगे, पर पहले ये दूध तो पी लो, तुम्हारे लिए स्पेशल लेकर आई हूँ। मोहन जैसे ही वो दूध पीता है और महिमा के पास आता है, तो जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और वो वहीं पर ही अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद महिमा उसके सर पर गमले से जोर से वार करती है, साथ ही तिजोरी का सारा पैसा और गहने निकालकर अपने कमरे में ले जाकर कहीं छुपा देती है और पूरे घर में शोर मचा देती है। साथ ही पुलिस की कार्यवाही में वो मोहन के खून को लूटपाट बताकर केस बंद करवा देती है और पीयूष के साथ अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये दूध बेचने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी दूध बेचने वाली जो इतनी ज्यादा खूबसूरत और लालची हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।